नमस्कार साथियों, आज हम भारत का भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें हम भारत के निर्माण के बारे में और उसके नाम के बारे में तथा जो उसकी विशेषताएं होंगी पूरी वो हम बताएंगे और जिसके साथ में उसकी सीमाओं को और उसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कितने अक्षांशों के मध्य है और कितने देशांतरों के मध्य में और किस गोलार्ध में है, ये सारी बातें हम आज आपको बताएंगे। अगर कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जो हमारी गलती होगी उसको हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत मतलब इंडिया। भारत जो है, भारत का निर्माण कैसे हुआ और पहले ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले भारत के निर्माण के जानने के लिए हमें विश्व को भी जानना पड़ेगा। सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी थी और इसमें सभी महाद्वीप एक सम्मिलित रूप में थे। जैसे आज सातों महाद्वीप अलग अलग हैं, पहले वैसे नहीं थे, सभी एक रूप में जुड़े हुए थे। मतलब इस आकार से जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। इस सभी महाद्वीपों के सम्मिलित रूप से पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया के क्या हुआ कि पृथ्वी जो थी वो पश्चिम से पूर्व ओर घूर्णन करती है, तो उसी के कारण जब घूर्णनगत के कारण क्या हुआ कि जो संचलन हुआ तो उसी से पैंजिया का विभाजन हुआ और जो ये शेष सागर था इसे कहा जाता था पैंथालॉसा। क्या? पैंथालॉसा। इसे पैंथालॉसा नाम दिया गया था। तो जो ये महाद्वीप सम्मिलित थे इनको पैंजिया, और जो जल था या सागरी क्षेत्र था उसको बोला गया था पैंथालॉसा। जब पैंजिया का विभाजन दो खंडों में हुआ, जब इसमें क्या हुआ कि पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व ओर घूर्णन करती थी तो एक संचलन हुआ जिससे दरार पड़ी और दो क्षेत्रों में, दो भागों में ये बढ़ गया। एक उत्तरी क्षेत्र और एक दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र को जो बोला गया था वो अंगारालैंड बोला गया था। अंगारालैंड और दक्षिणी के जो क्षेत्र था उसे बोला गया था गोंडवानालैंड। और जो ये बीच में जो दरार पड़ी थी इसे बोला गया था तेथिस सागर या तेथिस भूसन्नति। भूसन्नति का मतलब होता है एक बीच में दरार, जिससे यहाँ पर जल भर गया, ये समुद्र का जल यहाँ पर आ गया, जिससे ये दो भागों में बट गया। तो जो उत्तरी का अंगारालैंड था उससे जो महाद्वीप बने वो कौन कौन से बने? नंबर एक तो हमारा बना उत्तरी अमेरिका। उसके बाद में बना हमारा एशिया, फिर यूरोप, फिर अंटार्कटिका। तो ये जो महाद्वीप बने ये हमारे अंगारालैंड के बने, ये अंगारालैंड से बने। और उसके बाद में जो ये दक्षिण का गोंडवानालैंड था, जो दक्षिण का गोंडवानालैंड था उससे भी तीन महाद्वीप बने हमारे। कौन कौन से बने? एक बना दक्षिण अमेरिका, और एक बना जाकर के ऑस्ट्रेलिया, और सबसे इम्पोर्टेंट जो महाद्वीप है वो हमारा है अफ्रीका महाद्वीप। कौन? अफ्रीका।
तो ये 3 महाद्वीप जो थे ये गोंडवाना लैंड से बने, और जो 4 महाद्वीप बने वो उत्तर के अंगारा लैंड से बने। इस प्रकार से ये पहले तो महाद्वीपों का निर्माण हुआ और पृथ्वी के द्वारा। फिर क्या हुआ कि उसके बाद हमारा भारत जो जब महाद्वीप बने तो भारत जो था वो अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप का जब विभाजन हुआ, जब अफ्रीका महाद्वीप का एक खंड अलग हुआ, अफ्रीका महाद्वीप का एक खंड जब अलग हुआ इस प्रकार से ये भारत जो हमारा अलग हुआ अफ्रीका महाद्वीप से और उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हुआ। मतलब जो पृथ्वी थी ये, और भारत जो था वो दक्षिणी गोलार्ध में था पहले। तो पहले जब दक्षिणी गोलार्ध में था क्योंकि अफ्रीका के अंतर्गत था, फिर उसके बाद में वो प्रवाहित हुआ उत्तर पूर्व की ओर, और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के बाद में ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पहुंचा जा करके, एशिया महाद्वीप के जब अंतर पहुंचा जा करके जो 33 भूसन्नति थी उसमें टकराया, और 33 भूसन्नति में जब टकराया जिसमें उसका मलबा जो था उसमें वलन पड़ा, जिससे हिमालय का भी निर्माण हुआ, और भारत जो था वो एशिया के अंतर्गत शामिल हो गया जा करके। तो आज भारत जो है वो पहले अफ्रीका का भाग था और अब वो एशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब भारत पहले दक्षिणी गोलार्ध में था, अब वो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत, मतलब भारत जो है वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो अब भारत का नाम कैसे पड़ा, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो हम पहले भारत को ही बना लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं। ये हमारा भारत, ये याद रखना। ज्योग्राफी अगर आपको अच्छी तरीके से करनी है और अगर सीखना है तो सबसे पहले आपको भारत को मैप बनाने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि भारत का अगर मैप आप बनाने लगोगे तो अधिकांश जो होगे मतलब क्वेश्चन वो आप इसी पर ड्रा करके सीख सकोगे आसानी से। तो सबसे पहले हमें इंडिया जो है वो पहले इसका नाम जो भारत कैसे पड़ा और कैसे क्या हुआ ये जानते हैं। तो भारतीय सभ्यता की जो भारतीय सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता की जननी मानी जाती है, या सिंधु सभ्यता को ही भारतीय सभ्यता का जन्मदाता माना जाता है। इस प्रकार से तो क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ पर जो लोग रहते थे उत्तर पूर्व में इस क्षेत्र में, और यहाँ से हमारी सिंधु नदी जो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के चिमायंगडुंग ग्लेशियर से, वो इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई चली जाती है। तो यहाँ से ये लोग जो लोग यहाँ पे रहते थे उन लोगों को कहा गया था आर्य, और आर्य जहाँ लोग आर्य निवास करते थे उसी क्षेत्र को कहा गया था आर्यावर्त। जब इस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया तो आर्यों ने ही इस क्षेत्र का नाम आर्यावर्त रखा था, या उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जो था वो आर्यावर्त रखा गया था। उसके बाद में सबसे जो भारत जो था
या भारतवर्ष। तो सबसे पहले भारत का नाम जो आया वो ऋग्वैदिक जो जन थे 5 ऋग्वैदिक जन में जो थे, ऋग्वैदिक जन जो थे 5, उनमें एक जन जो शक्तिशाली सर्वाधिक शक्तिशाली थे, सर्वाधिक शक्तिशाली जो थे वो थे भरत। और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम जो पड़ा था वो भारत पड़ा था। सर्वप्रथम अगर भारत शब्द का उल्लेख आया है तो वो पुराणों में देखा जाए तो वायु पुराण में सबसे पहले जो आया भारत का नाम वो वायु पुराण में आया। वायु पुराण में एक लोग थे दुष्यंत, उनके पुत्र का नाम था भरत और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम पड़ा था भारत। फिर उसके बाद में बौद्ध काल में देखा जाए तो बौद्ध काल में भारतीय क्षेत्र को जो था वो कहा गया था जम्बूद्वीप। इसी क्षेत्र को कहा गया था जम्बूद्वीप। और उसके बाद में जो था भारत की पर्याय के रूप में जो इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ, पर्याय के रूप में इंडिया का प्रयोग हुआ। पर्याय शब्द के रूप में जो प्रयोग हुआ वो किसका हुआ? इंडिया का प्रयोग हुआ। इंडिया जो शब्द है वो इंडोई, मतलब इंडोई शब्द, इंडोई शब्द से बना हुआ है। इंडोई जो यूनानी शब्द है, कौन सा है? यूनानी। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि आर्यावर्त भारत में सबसे पहले जहाँ पर ये लोग निवास करते थे, सिंधु नदी घाटी में जो लोग आर्य लोग, उसको बोला गया आर्यावर्त। और जो ऋग्वैदिक काल में 5 जन हुए, सर्वाधिक शक्तिशाली जन जो था भरत, उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। फिर उसके बाद में इंडिया जो यूनानियों के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना, पर्याय के रूप में, वो जो यूनानी शब्द है जो इंडोई शब्द से लिया गया है, ठीक है ना। ये सब पुराने मतलब प्रमुख रूप जो हैं शब्द जो हैं ये इंडिया के हैं। तो ये था हमारा पूरा इंडिया का नामकरण। उसके बाद में पारसियों ने जो सर्वप्रथम इसके लिए प्रयोग किया था, पारसियों ने, ठीक है ना, पारसियों ने इसके लिए जो सिंधु नदी थी उसको हिंद कहा था और इस क्षेत्र को जो कहा था वो हिंदुस्तान कहा था। क्या कहा था? हिंदुस्तान। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन अगर आ जाए कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो किसने किया? पारसियों ने किया, क्योंकि पारसियों ने ही सिंधु नदी को हिंदू नदी और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी, यानी उसमें ई प्रत्यय भी लगा था, ठीक है ना, जिसके द्वारा हिंदुस्तानी शब्द हुआ था, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया था जहाँ पर ये लोग निवास करते थे, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया भारत का नामकरण। अब उसके बाद में हम आते हैं भारत की स्थिति। भारत कहाँ स्थित है? भारत जो है हमने बताया अब कहाँ, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, ये हमारी पृथ्वी है और उसी में हमारा ये उत्तर पूर्व, ये हमारा हो जाता है उत्तर, ये हो जाता है दक्षिण, ये हो जाता है पूर्व और ये हो जाता है हमारा पश्चिम। तो भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, मतलब भारत जो स्थित है वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। भारत जो है वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। भारत जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो
सबसे पहले हमें देखना है कि कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है भारत। पहले अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, उसके बाद में हम दूसरा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अक्षांशीय, तो अक्षांशों में क्या होता है कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो क्षैतिज होती हैं। मतलब किस प्रकार से? क्षैतिज मतलब ऐसी, ये लंबवत, ये जो पृथ्वी पर खींची गई हैं, ये एक प्रकार से वृत्त हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पड़े हैं ऊपर से। इनको हम अगर इमेजिन करें तो हम जैसे दूसरे ग्रह पर जाएं और वहाँ से देखें कि ये हमारी पृथ्वी है और उसके आसपास जो है ये एक वृत्त टाइप के या छल्ले टाइप के डाले गए हैं। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। सर्वाधिक सबसे अगर बड़ा अक्षांश पूछा जाए तो 180 या 0 अक्षांश रेखा होती है। उसके बाद में ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में जो होती है वो कमी होती जाती है, ठीक है ना। ये विषुवत रेखा के उत्तर की ओर जो होती है वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं और दक्षिण की ओर आ दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और कुल जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हमारी कितनी हैं? 180। विषुवत रेखा से अगर उत्तर की ओर जाएंगे हम तो 90 अक्षांश रेखाएं और दक्षिण की ओर आने पर भी 90 अक्षांश रेखाएं मिलती हैं। तो टोटल जो हमारी अक्षांश रेखाएं आती हैं वो कितनी होती हैं? 180। अब भारत जो है वो 8 अंश 4 से लेकर के और 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो मतलब हमारी जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो उत्तर में, मतलब इस ओर। तो भारत हमने मान लिया कि 8वीं जो है वो यहाँ से 8 अंश 4 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है अक्षांश रेखाओं में, और 37 अंश 6 मतलब ये 37 अंश 6 छठवीं रेखा जो है ये 37वीं वो ये है। तो भारत जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, और इसके अंतर्गत पूरा भारत हमारा है, ठीक है ना। भारत जो है वो इसी के अंतर्गत पूरा, ठीक है ना, वो पूरा भारत जो है वो इसी रेखा के अंतर्गत है। तो 8 अंश 4 से लेकर के 37 अंश 6 मतलब अक्षांश रेखा जो 8वीं है वो यहाँ पर है और 37 जो है वो यहाँ पर है। तो मतलब अक्षांशों में देखा जाए तो भारत जो है वो कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है? 8 अंश 4 से लेकर के 8 अंश 4 उत्तरी अक्षांश रेखा, और यहाँ पर 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत जो है वो स्थित है। मतलब इनके मध्य में जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो ऐसे वो 8 से लेकर के और यहाँ तक मतलब 37। तो टोटल अगर देखा जाए अक्षांशों के अंतर्गत तो 29 दशमलव समथिंग कुछ आती हैं, तो जिसको हम लोग पूरा मान लेते हैं 30। तो टोटल अक्षांश रेखाएं भी कितनी हैं? 30 अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत भारत जो है वो समाहित है। अब उसके बाद में हम लोग अगर देखा जाए कि भारत देशांतरों के अंतर्गत, तो भारत जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो होती हैं जिस प्रकार से ये है। तो भारत में जो देशांतर रेखाएं हैं वो कैसी खींची गई हैं? भारत में जो देशांतर रेखाएं या पृथ्वी पर जो देशांतर पड़ी हैं, देशांतर रेखाएं जो हैं वो इस आधार से पड़ी हैं, इस आधार से। ये हमारी ऊर्ध्वाधर खींची गई जो हैं दोनों ध्रुवों को, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इन दोनों रेखाओं का डालने का मतलब मेन ये था कि समय का निर्धारण अक्षांश रेखाओं और के द्वारा और देशांतर रेखाओं के द्वारा जो है वो समय और दूरी को ज्ञात करने के लिए ये किया गया था। तो 0 जो देशांतर रेखा है वो
ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान से जीरो देशांतर रेखा होकर जाती है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा अपनी काल्पनिक यानी कल्पना के द्वारा जीरो देशांतर रेखा जो है वो निश्चित की गई थी। प्रत्येक देशांतर रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। देशांतर रेखा जो है वो एक जो पृथ्वी है तो देशांतर रेखा के द्वारा दो भागों में विभाजित होती है। एक देशांतर रेखा जो है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काट देती है। जैसे अगर तरबूज ले लो और उसमें जो लाइनें पड़ी होती हैं, अगर आप किसी भी लाइन से अगर उसको काट दो तो तरबूज जो होगा वो दो बराबर भागों में कट जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि कितने देशांतरों में भारत जो है वो स्थित है। तो भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं। तो कुल देशांतर रेखाएं जो हैं वो 360, मतलब एक पूरा वृत्त जो है, जो कोण बनता है वो चारों तरफ का वो बनता है 360 का। तो पूर्व की ओर जाने पर जीरो देशांतर रेखाओं से लेकर के वो 180 देशांतर रेखाएं पड़ती हैं और पश्चिम की ओर जाने पर भी 180 देशांतर रेखाएं पड़ती हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि भारत का विस्तार जो है वो देशांतरी विस्तार जो है वो 68 अंश 7 से लेकर के और 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित। भारत जो है वो पूर्वी देशांतरों में स्थित है, पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। तो देखा जाए कि भारत जो देशांतरों के मध्य, कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, तो भारत जो है वो लमसम 30, मतलब आता है, अगर घटाया जाए इन दोनों का अंतर किया जाएगा 98 से 97 से अगर 68 घटा दोगे तो आप 29 पॉइंट कुछ आएगा, जिसे हम पूरा 30 मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 30। अब पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतरों की दूरी को तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, मतलब 120 मिनट। 120 मिनट को अगर हम घंटे में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे। तो मतलब पूर्व के समय और पश्चिम के समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए, अगर सूर्य 5 बजे निकला है तो गुजरात में कितने समय बाद दिखेगा, 2 घंटे बाद, क्योंकि सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, पूर्व में, ठीक है ना। तो ये हमारा जो था वो देशांतरी विस्तार था और अक्षांशीय विस्तार था। अब उसके बाद में हमारे भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई और पश्चिम से पूर्व जो है, तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो हमारी है 3214, मतलब 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व जो है वो 2933 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारी जो लंबाई और चौड़ाई जो भारत की है। अब भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले वो 32 लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का जो है वो कितना है, 2.43% या 4.2% आता है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.42% या 4-3%, ठीक है ना। भारत का जो देशों में अगर देखा जाए स्थान क्रम में, तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश आता है वो आता है हमारा रूस, उसके बाद कनाडा, फिर उसके बाद चीन, फिर USA, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। तो भारत जो है वो किस स्थान में है,
7वें स्थान पर, मतलब क्षेत्रफल के स्थान उसमें देखा जाए तो 7वें में, मगर जनसंख्या में देखा जाए तो दूसरा, जनसंख्या के स्थान पर दूसरा भारत का स्थान है। सबसे पहले चीन का, उसके बाद में भारत का। तो ये जो भारत से संबंधित थे प्रमुख पॉइंट ये हमने बताए। उसके बाद में भारत की अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो हमारा है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। उसके बाद में अगर पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो गोरा माथा जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना, सरक्रीक भी बोलते थे इसको। फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश का किबिथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर उसके बाद में अब लद्दाख में आ जाएगा, पहले तो कश्मीर के अंतर्गत था, अब लद्दाख में आ जाएगा वलांगू, इंद्राकॉल, वलांगू नहीं। पूर्वी बिंदु जो था वो पहले वलांगू बोलते थे, मगर किबुथ जो नाम है किबुथ, वो इंद्राकॉल। जो उत्तरी बिंदु है हमारा वो है इंद्राकॉल। और दक्षिणी जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो है हमारा कन्याकुमारी। अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो हमारा ये अंडमान निकोबार क्षेत्र पड़ता है, ठीक है ना। इस द्वीप में एक मेन पॉइंट जो है हमारा इंदिरा, कौन सा? दक्षिणतम बिंदु जो है वो हमारा है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, शायद न दिखे उस तरफ, तो इंदिरा पॉइंट। क्या? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब इंदिरा पॉइंट जो है वो, अगर इंदिरा पॉइंट से अगर पूछ दिया जाए कि भारत कितने अक्षांशों पर स्थित है तो आपको बताना है 6⁻45। कितना? 6⁻45 पर स्थित है। 6⁻45 से लेकर के और 37⁻6, ठीक है ना, जो है वो उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है भारत, ठीक है ना। तो ये हमारा जो था मेन पॉइंट थे भारत से संबंधित, ये हमने आज बताए। इसके बाद में जो और इस जो रिलेटेड होंगे कुछ पॉइंट जो छूट गए होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है ना। और किस प्रकार से हमारी क्लास रही आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं, ठीक है ना, जिससे हमें और भी अच्छी तरीके से बनाने में मतलब सहायता मिलेगी, ठीक है। तब तक नमस्कार।